बस आप सबका स्वागत है फिनिक्स वैली के चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं एक नए लेटेस्ट जजमेंट के साथ में, जो बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बारे में। जो बात करता है अगर डिले हो गया है तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का डिले को कंडोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऑल्सो बात करता है कि जस्ट बिकॉज आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाए हो क्योंकि डिले हो गया तो क्या आपका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन रहता है या नहीं रहता है। तो अच्छा जजमेंट है, एक टेक्निकल ग्राउंड पर हर ये जजमेंट है। तो ये कमर्शियल सूट का कमर्शियल एक्ट पे ये ज्यादा एम्फोसिस करता है, पर कहीं ना कहीं ये हमारा जो सिविल मैटर्स है, कमर्शियल कोर्ट का मैटर्स भी सिविल ही होता है, लेकिन जहाँ पे सिविल की बात आ जाती है, हार्ड कोर सिविल की अगर मैं बात करूँ, तो भी ये जजमेंट कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं ऑन द प्रोसीजर इश्यूज के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिक्स में लीगल चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, खासकर अगर आप नए व्यूअर्स हैं और रेगुलरली हमें देख रहे हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आप सबका थैंक यू सो मच। आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो हमारे वीडियोज को, कमेंट सेक्शन में भी मैं देखती हूँ। आई एम दिल से मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। एक चीज जरूर बोलूंगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ऐसे बात करें तो, लेकिन जरूर बोलूंगी एक टाइम था जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पिछले महीने के टाइम पे। बट जो कमेंट्स आते थे, वो मैं पढ़ती थी बिस्तर पे लेटी लेटी, तो वो बहुत इनकरेजिंग लगता था। और चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना तबीयत खराब हो, और लगता था कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब देता था। तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट किया है, और जिन्होंने भी सवाल पूछा। I'm so सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा ही व्यवस्था हो गई है। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से करने का। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर जिन्होंने को भी हमारे फिनिक्स पे लीगल व्हाट्सएप जजमेंट ग्रुप के बारे में पता है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, नेक्स्ट मंथ से इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है, वो तो कंफर्म है। तो अगर जानते हैं तो प्लीज स्किप करके जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है जजमेंट के बारे पे, आप उस पर जा सकते हो। जो नए व्यूवर्स है जिनको नहीं पता है इसके बारे में, तो उनको बता देती हूँ कि फिनिक्स पे लीगल का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर हम हिंदी में और इंग्लिश में जजमेंट की पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं। कौन सी जजमेंट की करवाते हैं? जो यूट्यूब पे चलता है उसी वीडियोस का? द आंसर इज नो। वो वीडियोस का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो जजमेंट के साथ में आ चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो क्यों। तो यहाँ पर एक जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो होता है, वहां पर हम सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, हाई कोर्ट की अपील हो गई, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर हो गया, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो लेटेस्ट जजमेंट जो होते हैं, या फिर लैंडमार्क जजमेंट जो पुराने जजमेंट्स भी होते हैं, वो भी हम डालते हैं, जो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। और उसके साथ साथ में लीगल नोट भी देते हैं हम, ताकि जो कोई पूरा जजमेंट अगर नहीं पढ़ सकता तो एटलीस्ट वो लीगल नोट, शॉर्ट लीगल नोट जो है वो पढ़ ले, और वो भी दोनों भाषा में उपलब्ध रहती है। इसी के साथ साथ में हम जो भी हमारे मेंबरशिप लेता है उनको एक जजमेंट सर्च करके देते हैं उनके केस के लिए, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है और क्या लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे आप ढूंढ रहे हो जजमेंट पे। तो वो हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा की आप डिमांड करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बट एक तो फ्री मिलता ही मिलता है, साथ में उस पर लीगल नोट भी दिया जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस पूरे 1 साल तक रहता है। और प्राइसिंग क्या है इसकी? प्राइसिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जस्ट 199 का है, और ये पूरे साल का है। मतलब एक ही बार देना है, ऐसा नहीं कि आपको मंथली देना है। कोई फ्री ट्रायल नहीं है, कोई रिफंड नहीं है इसमें। और जो सीरियस मेंबर्स हैं वही ज्वाइन करिएगा प्लीज। और कैसे ज्वाइन करें? नंबर स्क्रीन पे दे दिया जा रहा है, आप इनसे कांटेक्ट करें, आपको लिंक दे दिया जाएगा, और आपको पेमेंट के बाद में आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आ जाते हैं जजमेंट पे। जजमेंट है हमारा अन्विता ऑटो टेक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएस आरुष मोटर्स एंड अदर्स। ये बहुत रीसेंट जजमेंट है, इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2025 INSC 1202। 8 अक्टूबर को इसका जजमेंट आया था। तो इसकी कहानी क्या है? तो जो अन्विता ऑटो टेक वर्क जो होता है, जो यहाँ इस केस में डिफेंडेंट रहते हैं, अपीलेंट भी होते हैं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे अपीलेंट थे, तो उन्होंने एक प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड निकाला था, सीएफ मोटो करके, और आरोश मोटर को अपना डीलरशिप दिया था, कहाँ पे? बेंगलुरु पे दिया था। तो जो प्लेंटिफ होता है वो इस केस में जो आरुष मोटर्स जो होता है, वो 20 लाख तक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको देता है, और 70 लैक्स एक बाइक्स का देता है, पार्ट्स एंड शोरूम का सेटअप वो करता है। लेटर ऑन क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है BS4 व्हीकल्स
पॉल्यूशन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको बैन कर देती है और कंपनी बिल्कुल फेल हो जाती है। उनको अपग्रेड 4 से 6 किट्स पे करना पड़ता है। ये तो सभी को पता है जो हुआ था। तो जो डीलर जो होता है वो टर्मिनेट एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देता है और एक कमर्शियल सूट फाइल करता है ये बोलते हुए कि मेरा 1,70,08,00,000 जो अन्विता ऑटो ने लिया है 7 लाख दूसरे कंपनी वगैरह से वो मुझे वापस करे, क्योंकि जब मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ, बैन हो गया, तो डीलरशिप को जो भी पैसे वैसे जो सारे लिए थे वो मुझे वापस किया जाए। अब ट्रायल कोर्ट में क्या होता है, तो ट्रायल कोर्ट में वो समन्स इशू होता है और अन्विता ऑटो जो है 17 जुलाई 2021, डेट और साल ध्यान दे दीजिएगा इसमें, 17 जुलाई 2021 को उनको दिया जाता है। तो जो कंपनी होती है वो अपीयरेंस तो कर लेती है पर वो रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाती है। तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत पे रिटन स्टेटमेंट 120 दिन के अंदर में फाइल करना होता है। ये सिर्फ कमर्शियल कोर्ट एक्ट में ही नहीं, अपने सीपीसी पे भी ऑलमोस्ट अगर हम सारे डेज को कैलकुलेट कर ले तो 120 डेज का रहता है, कोई फर्दर एक्सटेंशन अलाउ नहीं होता है। तो कंपनी जो होती है एक्सटेंशन के लिए काम करती है, लेकिन 120 दिन से ज्यादा का उनका एक्सटेंशन जो था उस नहीं मिलता है, रिजेक्ट हो जाता है। और उससे रिजल्ट से क्या होता है, अन्विता ऑटो टेक जो होता है वो राइट टू क्रॉस एग्जामिन भी लूज कर देती है इस पे, जिसमें जब मैटर गवाही के स्टेज पे आ जाता है। और ऑब्वियसली जब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो जो आरुष मोटर्स जो होता है वो जीत जाता है, उसको 9% जितना पैसा मांगा था प्लस 9% इंटरेस्ट के साथ में उसको देना पड़ता है। तभी अन्विता ऑटो जो है वो हाई कोर्ट पर जाता है और वो ये बोलते हैं कि जो रिटन स्टेटमेंट हमने नहीं फाइल किया था, जिसकी वजह से हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो राइट था वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो गया था। हाँ, जो डिले इन्होंने प्रोसीडिंग पे हुआ था उसको हम अनफेयरनेस नहीं बोल सकते हैं, ये हाई कोर्ट ने बोला है। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में की क्वेश्चन यही रहता है कि क्या जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो ले लिया जाएगा अगर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा। लॉ क्या बोलता है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आना चाहिए, इस एक ही इशू सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती इस पूरे जजमेंट की इस बात से करी कि जो जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर का उन्होंने एक कोर्ट लिया कि प्रोसीजर लॉ इज नॉट टू बी अ टायरेंट बट अ सर्वेंट, इट इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इज मिस्ट्रेस। इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है जो प्रोसीजर लॉ है, जो अपना सिविल प्रोसीजर कोर्ट हो या इवन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जो हो, वो टायरेंट के जैसे काम नहीं कर सकता कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो बात खत्म। बल्कि वो एक सर्वेंट है, उसको सारी बात माननी पड़ेगी। और हैंडमेड ऑफ जस्टिस है, मतलब उसको जस्टिस के हेल्प के लिए बनाया गया, किसको, प्रोसीजर लॉ को। ये बहुत अच्छा कोट है, जितने भी लॉयर सुन रहे हैं जब भी कुछ गड़बड़ हो जाए यूज कर लो प्रोसीजर्स में, क्योंकि दिस हैज बीन सेड बाय जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर और बहुत मतलब बहुत तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कहीं पर कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ प्रोसीजर में, यूज कर सकते हो आप उसको और अपने फेवर में ऑर्डर ले सकते हो, नॉट जोकिंग, सीरियसली। तो यहाँ पे यही बात बोली है। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो प्रोसीजर लॉ को उसको हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, जिससे अगर अगर हम देख रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और उससे इंजस्टिस हो रहा है तो हमें ऐसा नहीं ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। अब इस केस की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर डिले की जो बात हुई थी, जो 120 का जो डिले हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला 17 जुलाई 2021 में समन सर्विस में थे, पीक कोविड टाइम था वो, ऑलराइट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने सो मोटो रिट 3 ऑफ 2020 में ही जो जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह फाइल करने का जो टाइमलाइन था उसको एक्सटेंशन दे दिया गया था और लिमिटेशन पीरियड का भी उन्होंने डाल दिया था कि 15 मार्च से 28 फरवरी 2022 तक का वो ये रहेगा, माफ रहेगा। इसलिए अगर 120 डेज का जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत में था वो सस्पेंड हो गया था इस जजमेंट के वजह से, मतलब एक्सटेंशन मिल गया था सभी को, कोई लॉयर्स ही कोर्ट नहीं जा रहा है, कोई आदमी कोर्ट नहीं जा रहा है। तो मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना मतलब जाए हो नहीं सकती है। और वो टाइम भी बहुत अलग तरह का था, फर्स्ट टाइम सबने फेस किया था, इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर ऑल। तो अगर उस वक्त रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है और एक्सटेंशन दे दिया गया है तो इट इज विद इन वैलिड रीजन। और एक्सटेंशन तो मांगा भी था डिफेंडेंट ने इस केस में, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दे दिया था सभी कोर्ट को, तो मानना चाहिए था। दैट इज ये फर्स्ट ये था कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे की, कि रिटन स्टेटमेंट वर्सेस राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या पंगा है। देखिए लॉ तो यही बोलता है कि अगर रिटन स्टेटमेंट आपने नहीं फाइल किया तो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है वो आपका खत्म हो जाता है। अगर हम
ऑर्डर 6, ऑर्डर 5 वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कोर्ट ने एक बहुत अलग तरह का व्यू लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो डिफेंडेंट का फिर भी एक बेसिक राइट होता है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे, तो वो कैसे अपने केस को डिफेंड करेगा। अगर वो रिटन स्टेटमेंट ही नहीं डाला है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप उससे ले रहे हो, तो वो तो एज गुड एज आप उसके दोनों हाथ काट दिए, तो अपने केस को डिफेंस ही नहीं कर सकता। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना उसका एक बेसिक राइट है। यहाँ पे उन्होंने जजमेंट के बारे में बात करी, रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जहां पे बोला, जिसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जिसपे बोला गया है कि डिफेंडेंट डज नॉट फाइल अ रिटन स्टेटमेंट, ही कैन स्टिल क्रॉस एग्जामिन। उसमें बोला गया है कि अगर आप डिफेंडेंट अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं भी करा है तो भी उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन रहता ही रहता है, उससे उसका वो राइट नहीं लिया जा सकता है। सो अन्विता ऑटो का जो अपॉर्चुनिटी था, रिटन स्टेटमेंट ठीक है उन्होंने नहीं फाइल किया, लेकिन उनसे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन का भी जो राइट ले लिया, वो उनके बेसिक राइट्स का वायलेशन किया है। राइट टू फेयर हियरिंग, राइट टू फेयर हियरिंग का वायलेशन हुआ है। ये जजमेंट जहां कहीं भी सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री का या ऑर्डर का डालते हो एप्लीकेशन, ये जजमेंट को आप जरूर कोट कर सकते हो। ये मैं एडिशनली बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट टू फेयर हियरिंग की बात करिए, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि दोनों पार्टी को सुनना जरूरी है। तो देखिए, एक जजमेंट को आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि रिटन स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप यूज करो, ऐसे जगह पे भी आप यूज कर सकते हो। दिस रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ जजमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये सिंगल लाइन ही बहुत सारे केसेस को बचा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। रिटर्न स्टेटमेंट कमर्शियल सूट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया था। ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी कमर्शियल कोर्ट पर थोड़ा सा अमेंड होके रहा है, वहां पे 120 डेज मैंडेटरी बोला गया है। हमारे सीपीसी में मैंडेटरी वर्ड नहीं यूज है, लेकिन कमर्शियल कोर्ट एक्ट में मैंडेटरी वर्ड यूज है। लेकिन कोविड का जो टाइम था उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, और वहां पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था कोई कमर्शियल कोर्ट एक्ट को और सीपीसी के बीच में, सारे ही केसेस में ये दिया गया था। तो फाइनल क्या होता है? फाइनल भैया हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो सेटिसाइड हो जाता है, और ट्रायल कोर्ट का भी जो डिग्री था वो भी सेटिसाइड होता है। मैटर रिमांडेड बैक हो जाता है ट्रायल कोर्ट पे, और अन्विता ऑटोटेक को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम दिया जाता है, साथ साथ में 1 लाख का कॉस्ट भी उसके ऊपर में होता है। तो केस तो जीती, लेकिन कॉस्ट तो देना पड़ेगा भैया। और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑब्वियसली और प्लेंटी फिटनेस को कर सकते हैं। और साथ में ट्रायल कोर्ट को ये भी बोला गया है कि पूरे केस को आप 6 महीने के अंदर पे फिनिटो करो, खत्म करो। तो क्या लीगल प्रिंसिपल हम सीखे इस केस में? हम यहाँ पे ये सोचे कि जो प्रोसीजर लॉ है उसको मतलब लक्ष्मण रेखा समझ के चलने की जरूरत नहीं है। मेन पर्पस जस्टिस होना चाहिए, दैट इज वन। कोविड-19 का लिमिटेशन का एक्सटेंशन की बात जब भी आती है, तो जब जितने भी केसेस 2021 के जो है जहाँ पे भी इशू हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जस्टिस मोटो वाला जो है, उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या आपकी अपॉर्चुनिटी को स्ट्राइक ऑफ किया गया है। फेलियर टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने को बार नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो होता है तो उसे राइट ऑफ फेयर हियरिंग खत्म हो जाती है। ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी का कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत में 120 डेज में रिटन स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी इन नेचर है, बट हर एक जगह पे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। और लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स, सब्सटैंशियल जस्टिस आउटवेट प्रोसीजर रिजिडिटी, मतलब जस्टिस होना चाहिए। एक रिजिडिटी मतलब एक बहुत स्ट्रिक्टली प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं होना चाहिए। और रिसेंटली बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये बात निकल के आई है कि जस्टिस, क्योंकि देखो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि हमारे जितने भी प्रोसीजर लॉज बने हैं, बीएनएस वगैरह में तो अभी नया आ चुका है, लेकिन सीपीसी बना 1908 पे बना था, वो टाइम अलग था। अब टाइम बहुत अलग है, ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चीजें जैसे पहले थी अब वो नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट होके चीजें नहीं चल सकती है। रूल और इतना स्ट्रिक्ट होकर कोई फायदा भी नहीं है। सिविल केसेस उतना स्ट्रिक्ट लॉज बनने के बावजूद भी सालों साल चलते हैं, राइट? तो यस, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस कोई भी चीज अगर जस्टिस को रोकती है, बिना दोनों पार्टी को सुने अगर होती है, सिर्फ एक पार्टी को सुने होती है, वो कभी भी, चाहे वो एक पार्टी से सही क्यों ना हो, वो जस्टिस की कैटेगरी में फिर नहीं आता है। तो बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत सारी जगह पे यूज करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।